हेलो फ्रेंड्स। यस। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू स्ट्रेंजर स्टडी सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री का एक जो पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे एक नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, कैसे एक नेशन बना और वो नेशन बन के कैसे आगे तक बढ़ा। तो एक चैप्टर है हमारा 10th क्लास का, चैप्टर 1 है, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप मतलब सनराइज करता है ना, सूर्य उदय होता है, तो नेशनलिज्म का उदय कहाँ से हुआ? यूरोपियन कंट्री से हुआ। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद की शुरुआत यूरोपियन कंट्री से होती है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? हिस्ट्री के वो पॉइंट्स जो आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को देखते हुए एमसीक्यूज बनते हैं, तो वो पोर्शन एनसीईआरटी का वो चैप्टर्स कवर करेंगे जहां से क्वेश्चंस आपके एस्टेट जैसे एग्जाम में बनते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को देखते हुए कम जो भी आपका वनडे एग्जाम होता है, जहां पर हिस्ट्री एज ए जीके पार्ट आता है, तो उन चीजों को कवर करते हुए एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि अगर आप एक टीचर स्कूल में टीच करते हैं तो वहां पर भी चैप्टर्स का एक विजुअलाइजेशन ऐसा होगा कि बच्चों के आगे आप जब उस चैप्टर्स को शो करोगे, पढ़ाओगे उस तरीके से, तो लगेगा कि एक डेमो चल रहा है, लेक्चर मतलब ये जो अगर हम बात करें एक लाइव चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पर राइज ऑफ नेशनलिज्म की हम बात करें यूरोप की, तो एक नेशन बनने की शुरुआत कहाँ से हुई? इंडिया जो नेशनलिज्म हुआ, इंडिया को राष्ट्रवाद की अगर हम बात करें तो 1947 में जो है इंडिपेंडेंस हुआ। ओके। तो उसके बाद उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर उसने अपना आपको रूल करना शुरू किया। तो हम बात करेंगे यूरोप में ही क्यों शुरुआत हुई, तो नेशनलिज्म की जो शुरुआत हुई वो यूरोपियन कंट्री से हुई। तो यूरोप में पहले जो रूल चलता था ना, वो मोनार्की का चलता था। ये कहानी है कि मोनार्की का चलता था, मतलब राजा का बेटा ही राजा का बेटा रूल करता था, इस तरीके का रूल चलता था। आगे उसका बेटा रूल करेगा, तो इसको मोनार्की बोलते थे। तो वहां के लोगों ने कहा कि ऐसा क्या, एक ही परिवार एक ही फैमिली कैसे रूल करेगी, यहाँ हम हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, तो हम में से भी रूलर बनेगा। तो उसी की एक लड़ाई थी, और उसमें रिपब्लिक, वहां के लोगों ने कहा कि हम रूलर बनेंगे। एक राजा रूलर ना बनकर रूलर कौन बनेगा? पब्लिक बनेगी, जिसको बोला गया रिपब्लिक। तो ये पूरी जर्नी है। तो ये जर्नी की शुरुआत हुई थी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, इसलिए राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप पढ़ते हैं। और इसी जर्नी की कॉपी करते हुए इंडिया ने भी ऐसा का ऐसा ही किया था। क्या आपको पता है भारत माता, जो भारत माता, भारत पिता क्यों नहीं लिया गया, भारत माता क्यों है? ये सारी चीजें पहले हो चुकी है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। नेशनल एंथम सिर्फ इंडिया का नहीं, सभी कंट्रीज का, ये चीजें पहले फॉर यूरोपियन कंट्री में हो चुकी हैं। एक नेशनल कॉस्ट्यूम होता है, एक नेशनल बर्ड होता है, एक नेशनल एनिमल होता है, ये सारी चीज नेशनल टेरिटरी होती है, ये सारी चीजें यूरोपियन कंट्री में हो चुकी है। वहां से हमने एटिटीज देखी है, ये 200 ईयर्स बिफोर। तो 200 ईयर्स बिफोर ये सारी कंडीशन, जो लीडर्स बने, फाइट की, इंडिया में मोनार्की रूल चलता था, सेल्फ रूल लेके आने की बात की, जो पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ते हैं सेल्फ गवर्नेंस क्या होती है, तो वो कहानी 200 साल पहले यूरोपियन कंट्री में हुई थी। तो इसीलिए हम इस चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ताकि वो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री तभी समझ में आएगी जब कहानी, ऐसी कहानी यूरोप में हुई थी। समझ गए? ओके। तो आइए देखते हैं पिक्चर्स के थ्रू क्या कुछ दिखाना चाहता है। अब इस चैप्टर्स में आप देखेंगे नेशंस की क्या, स्टेट्स क्या होता है। एक नेशन की स्पेसिफिक बाउंड्री होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आप देख रहे हैं मैप में, इन सबके अपनी अपनी बाउंड्री और रूल करने का तरीका अलग अलग है। जैसा ये कलर है वैसा इन कंट्रीज के अंदर है, तो इसका मतलब यहाँ पर डेमोक्रेसी है, या फेडरलिज्म है, या मोनार्की है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, तो डेमोक्रेटिक जो एरिया है, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, जैसे ये कलर दिखाई दे रहे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो सेम अगर कलर है, तो समझ लो वहां का रूल रेगुलेशन करने का तरीका वही है। तो हमने पीपीटी जो ऐसे बनाई है, जो हिस्ट्री के साथ पॉलिटी, पॉलिटी के साथ इकोनॉमिक्स, मतलब एक ही चीजों में वो समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री पढ़े तो हिस्ट्री चल रहा है, पॉलिटी पढ़े तो पॉलिटी चल रहा है। ओके, ठीक है। यस। एक गवर्नमेंट होती है, इज कॉल्ड ए नेशंस। तो यहीं से अब भाई बाउंड्री कोस्ट की कितनी होगी, तो आर्टिकल 1 2 3 में हमारे यहाँ क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 2 3 में यही तो है, हमारी बाउंड्री कितनी होगी, कहाँ तक जा सकता है। जो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड को कितना हम कवर कर सकते हैं, जो गोवा को बाद में लिया था हमने पोर्तुगीज से। ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, आर्टिकल के, जब हमने आर्टिकल लिखे थे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो उसमें लिखना शुरू किया था, पहले क्या होगा फिर क्या होगा, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे तब अच्छे से समझ में आएंगे वो भी चीजें। तो एक बाउंड्री होती है, गवर्नमेंट होती है, जिसको नेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ओके। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करें, एक होता है मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है राजा रूल करता है आपके ऊपर। फिर एक होती है एरिस्टोक्रेसी, जब पैसे वाले लोग रूल करने लग जाते हैं। और उसके बाद आती है अनार्की, जब आर्मी आपके ऊपर रूल करने लग जाती है। तो अब कई बार गवर्नमेंट कोऑपरेटिव, कॉर्पोरेट सेक्टर जो होता है, उन
की कहा मान के उनके लिए काम ज्यादा करना शुरू कर देती है, बड़े लेवल पे काम करना शुरू कर देती है, जो पब्लिक लेवल पे उस पे ना करके वो कंपनीज के थ्रू टाई अप कर लेती है। जो कंपनीज के प्रोजेक्ट होते हैं उनको पास पहले कर देती है पैसे लेके। तो हम कहते हैं एरिस्टोक्रेटिक। पॉलिटिकल पार्टीज पैसा लेती हैं, तो उनसे पैसा लेते हैं, फिर जो गवर्निंग गवर्नमेंट में आज जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं भाई, कई बार ये कहते हैं कि जो रिलायंस जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट से अपनी मनमाने काम कराता रहता है। तो इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो एज ए एरिस्टोक्रेसी, पैसे वाले लोगों की सरकार है, कॉर्पोरेटिव की सरकार है। तो ये चीजें आती हैं, ठीक है। अनाज कहते हैं जब आर्मी रूल ज्यादा करने लग जाए, तो आप देखोगे इंडिया और पाकिस्तान में रूल की अगर हम बात करें, तो इंडिया में पाकिस्तान का रोल जो सॉरी इंडिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्मी का रोल इतना ज्यादा नहीं है जितना पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्मी का रोल ज्यादा है। समझ गए? ये टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। फिर आती है डेमोक्रेटिक, जिसमें आप वोट डाल के रूलर बनाते हैं। जो डिक्टेटरशिप आती है जब रूलर आपकी ना माने, अपनी मनमानी करने लग जाए। फिर रिपब्लिक आती है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक एक जैसा होता है, फर्क ये होता है कि यहाँ रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं आपके, जो आपका एक रिप्रेजेंटेशन करते हुए रूलर बना देते हैं, वो आपके ऊपर रूल करता है। क्लियर है? टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हो गई। अब यहाँ पर आता है फ्रेडरिक सोरियो। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे जो एनसीईआरटी से हैं आपके स्टेट एग्जाम के अंदर, तो वो आपकी जर्नल बुक के अंदर मिलेंगे नहीं, तो इसलिए हम इस टॉपिक्स को कवर करा रहे हैं यहाँ से। तो फ्रेडरिक सोरियो एंड हिज विजुअलाइजेशन। तो फ्रेडरिक सोरियो का और एक विजुअलाइजेशन है। तो फ्रेडरिक सोरियो ने क्या किया था इन 1848? फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ फोर प्रिंट। कितने प्रिंट बनाए थे? फोर प्रिंट बनाए थे। विजुअलाइज हिज ड्रीम ऑफ ए world made up of democratic and social republics, as he called them. The first print shows the people of Europe and America marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty. Statue of Liberty, as they pass by it, a female figure carries a torch of enlightenment in one hand and the charter of the rights of man in the other hand. अभी देखो यहाँ पर स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी में महिला को क्यों लिया गया, पुरुष को क्यों नहीं लिया गया? ऐसी भारत माता। समझ गए? ओके। तो एक फीमेल फिगर को एज ए पावर सिंबल के तौर पे माना गया था, और एक महिला जो एक हाथ में एक टॉर्च लिए हुए है और एक हाथ में जो चार्ट लिए हुए कि कैसे क्या कानून बनेंगे, हम रूल खुद कर लेंगे। और यहाँ से जो ये लोग जा रहे हैं, ये जाते हुए यहाँ पर ये जो राउंड है, ये जो राज सिंहासन के मुकुट हैं, उनको तोड़ते जा रहे हैं, और अपना अपना फ्लैग लेके, अपने अपने कंट्री का फ्लैग लेके कि हमारा देश ऐसा होगा, हमारा देश ऐसा होगा, हमारा एक कॉस्ट्यूम होगा, हमारा एक नेशंस होगा, हमारी बाउंड्री होगी, हम अपना देश बना लेंगे। और ये हमें पावर दे रही है, एनलाइटमेंट हमें रास्ता दिखा रही है, और इसमें हमें रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं। तो ये पिक्चर्स बनाई, इस पिक्चर्स के थ्रू मैसेज डिलीवर हुआ। ठीक है। कौन थे ये? फ्रेडरिक सोरियो थे। 1880 सॉरी 1848 के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट है फ्रेडरिक सोल्यू का यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन क्या होता है भाई? यूटोपियन विजन होता है कि मेरा देश ऐसा होगा, मेरा बलम ऐसा होगा, वैसा होगा, है ना। सपने सजोते हैं ना। ऐसी जब किसी देश के बारे में सपने सजोना कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो उसको बोलते हैं यूटोपियन विजन। जब एक नेशंस कैसा होगा, ठीक है। अराउंड पीपल ऑफ द वर्ल्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स। अपने फ्लैग और अपने नेशनल कॉस्ट्यूम्स के द्वारा उन्होंने दिखाया कि मेरा देश ये होगा, ऐसा होगा। आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल। उस टाइम के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने जो लिबर्टी को जो पर्सोनिफाइड किया फीमेल फिगर के थ्रू, कि लिबर्टी मिल सकती है हमें, तो लिबर्टी दिला सकती है, तो एज ए फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है। The first clear expression of the nationalism came with the French Revolution. वर्ल्ड में सबसे पहले नेशनलिज्म की जगह शुरुआत होती है, तो कहां से होती है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से होती है। फ्रांस की क्रांति 1789, 1789, 1789, 1789, 1789 हो गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सबको लगा कि हम जैसे फ्रांस ने लड़ाई लड़के अपने आप को नेशन बनाया, तो हम भी अपना नेशन बना लेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशंस। अब आइडिया ऑफ नेशन कहां से आया? फ्रांस से आया। फ्रांस से कैसे आया? फ्रांस के पीपल्स ने क्या किया? मोनार्की को चेंज करके यहाँ की रिपब्लिक बनाने का काम किया, और राइज ऑफ रिपब्लिक नेपोलियन लीडर यहाँ निकल कर आया, और उसने क्या किया? हिज रिफॉर्म्स, उसने कुछ बदलाव किए, और वो बदलाव करके क्या किया? रिवोल्यूशनरी हेल्प्स अदर पीपल ऑफ द यूरोप टू बिकम नेशंस। और उन्होंने दूसरे देशों को भी मदद कि आप भी नेशन बन सकते हो, अपने राजा को हटा के अपना खुद का रूल लेकर आ सकते हो। तो एक शुरुआत कहां से हुई? फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने वो बीज बो दिया नेशन बनने का। नेक्स्ट है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशंस। अब
फ्रांस के अंदर क्या था, मोनार्की को हटा के वो पावर फ्रांस के लोगों को देना, ये पूरी जर्नी थी, लड़ाई थी फ्रांस की। और ऐसा ही हुआ, राजा से रूल हटा के लोगों को दे दिया था फ्रांस के लोगों ने सबसे पहले इस हिस्ट्री के अंदर। ठीक है। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म केम विद फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the trust of the sovereignty. Sovereignty, political science भी आएगा। sovereignty क्या होती है, यहाँ के लोगों में sovereignty है। इंडिया में सोवरेनिटी किसको माना जाता है, यहाँ की पब्लिक को माना जाता है उसके अंदर। ठीक है। मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रॉम द मोनार्की टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। तो सोवरेनिटी ट्रांसफर करना, सोवरेनिटी ट्रांसफर हुई कहां से, मोनार्की से निकालकर वहां के लोगों को सोवरेनिटी दी गई। ठीक है। द आइडिया ऑफ ला पैत्रे, अब ये वर्ड्स पूछ सकते हैं, ला पैत्रे मींस क्या था जब फ्रेंच रिवोल्यूशन आया था। तो जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन चला, एक टोपी बड़ी फेमस हुई। यहाँ पर द आइडिया ऑफ ला पैत्रे, द फादरलैंड, द फादरलैंड, द फादरलैंड, और ली सिटियोन, द सिटीजन, ये टू वर्ड्स ऐसे थे जो आंदोलन में एक आग का काम किया, एक पूरा प्रचार का काम किया, जो बड़े फेमस हो गए, जैसे अन्ना हजारे, मैं हूं अन्ना हजारे, मैं हूं अन्ना हजारे। तो उस टाइप से ये वर्ड्स बड़े emphasize the nation of a united community enjoying equal rights under a constitution, कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और सबके राइट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है पॉइंट? यस। Students and other members of the educated middle classes began setting up a Jacobin club. वही फ्रांस के अंदर जैकोबिन क्लब बनाया गया, जो पढ़े लिखे लोग थे उनको भी ग्रुप बनाकर कहा चलो लड़ाई लड़ेंगे, किसके खिलाफ, मोनार्की के खिलाफ। फॉर द फ्रेंच आर्मी व्हिच मूव्ड इनटू होलैंड, और जो फ्रेंच आर्मी कौन कौन से देशों में गई, होलैंड, फिर उसके बाद बेल्जियम, उसके बाद स्विट्जरलैंड, और उसके बाद मिड इटली इन द 1790। तो 1790, 1790 के टाइम पे फ्रांस आर्मी दूसरे देशों में भी गई और कह रहे कि हम भी आपको आजादी दिलाएंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। द फ्रेंच आर्मी बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रोड। तो अब्रोड में नेशनलिज्म का आइडिया लेकर कौन गया, फ्रांस की आर्मी लेकर गई। कौन कौन से देशों में, होलैंड में, बेल्जियम में, होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, HBS याद रखेंगे। ठीक है। 1790 के टाइम पे, 1790 के टाइम पे फ्रांस आर्मी आ रहे, मतलब एक ही साल के अंदर कुछ देशों में निकल गई प्रचार करने के लिए। ओके। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशंस थ्रो ए रिटर्न्स टू द मोनार्की नेपोलियन। अब एक मोनार्की रूलर आया, और वो कौन सा था, मोनार्की ही जैसा था, नेपोलियन था, मोनार्की ही था, लेकिन वो रूल बेटर दिया उसने जो पहले से प्रेजेंट मोनार्की थी। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव, he had incorporated a revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient. The Civil Code of 1804, सिविल कोड 1804, जो ये नेपोलियन आया ना, इसने रूल लेकर आया, ये 1804 में इसने अपना रूल बनाया, और वो रूल बिल्कुल अलग थे, इसलिए उसको सिविल कोड बोल दिया गया। सिविल लॉ होते हैं ना, सिविल कोड 1804, 1804, यूजुअली नोन एज नेपोलियन कोड भी कहा गया इसको। नेपोलियन कोड का नेपोलियन लेकर आया था भाई लो, फ्रांस की मोनार्की को हटा के मैं रूल बेटर करूंगा, बेटर बनाऊंगा। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, इसने फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया था। फ्रीड पीजेंट, किसानों को फ्री कर दिया था। सरदम जो देनी पड़ती थी, मेमोरियल ड्यूज, जो पेंडिंग बचा हुआ टैक्स था, उससे भी कहा आज से किसान मुक्त है। जैसे हरियाणा के अंदर छोटू राम ने क्या कहा था, जो कर्जदार थे किसान, तो जो बनी हुए कर्जदार थे उससे कहा भाई अभी ये 200 रुपए मैंने आपको देने, 200 आपसे लेने, 400 रुपए कब देगा, इस तरीके से जो टैक्स पे टैक्स लगता था। तो छोटू राम ने क्या किया, फार्मर से कहा, बनियों से कहा अपना पैसा वसूल करो, इसके खेत में जो पेड़ है, लकड़ी है, उसको काट के आज ही जितना पैसा वसूल करना है वसूल कर लो। तो पैसा लगा दिया, एक पेड़ एक भैंस इतने की, तो ऐसे करके एकदम से जो मेमोरियल जो थे वो हटा दिए थे। ठीक है। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव। The making of nationalism in Europe, Germany, Italy, and Switzerland were divided into kingdom, duchies, and cantons. These divisions were having their autonomous rulers. कुछ एरिया था, जर्मनी था, जैसे इटली था, स्विट्जरलैंड था, ये अलग अलग किंगडम में बटे हुए थे और इनके ऊपर कुछ ऑटोनोमस रूल चल रहे थे। यूजेस द डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज थी। राइज ऑफ मिडिल क्लासेस, मिडिल क्लास का उजागर हुआ, कुछ जो पैसे वाले लोग थे, बीच वाले। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रीज आ गई। इमरजेंस ऑफ द वर्किंग क्लास एंड लिबरलिज्म आ गया, लिबरलिज्म, आजादी चाहने लगे लोग। न्यू कंजर्वेटिवेशन आफ्टर 1850, नेपोलियन चला जाता है, नेपोलियन के बाद कुछ लोग आते हैं, रूलर बनते हैं, जिसको बोला गया न्यू कंजर्वेटिज्म। तो आपसे क्वेश्चंस बनेगा, न्यू कंजर्वेटिज्म कब आया, 1815 के अंदर, नेपोलियन के रूल के बाद। और ये वही लोग थे
जो कुछ बदलाव लेकर आए, लेकिन इतना ज्यादा बदलाव लेकर नहीं आए। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, द यूरोपियन गवर्नमेंट फॉलो द स्पिरिट ऑफ द कंजर्वेटिज्म। अब कंजर्वेटिज्म कौन सा? कंजर्वेटिव थे कौन? वो लोग जो पुरानी परंपरा चाहते थे, कहते रूलर तो मोनार्की जैसा ही होता है, वही होना चाहिए रूल अगर अच्छा करना है। तो कंजर्वेटिस्ट नहीं बोल देते हैं, जैसे मान लो घर में अगर कहते हैं भाई घूंघट निकालना चाहिए, तो कंजर्वेटिस्ट थिंकिंग मान लेते हैं, भाई पुरानी परंपराओं को मानने वाले लोग। ठीक है, तो इसी तरीके से example of Mazzini, young Italy and young, okay, conservative regime were autocratic revolutionary at that time fought for liberty and freedom। example, जो मैजिनी का एक यंग इटली बनाया गया था मैजिनी ने, और यंग यूरोप और यंग इटली मैजिनी द्वारा बनाए गए ग्रुप्स थे। ठीक है, ये स्लाइड में यहीं पे आएगा, ऊपर तक नहीं आएगा। नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेसी, पैसे वाले लोग आपके ऊपर रूल करेंगे। तब आगे एरिस्टोक्रेसी यूरोप के अंदर न्यू मिडिल क्लास आई, वो पैसे वाले लोग आपके ऊपर रूलर बन गए, राजा का बेटा राजा सब चला गया। सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट्स, तो ये डोमिनेंट क्लास बन गई थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं फिर। रिवोल्यूशनरीज, रिवोल्यूशनरी जब बात है, कुछ रिवोल्यूशनरीज हैं यूरोप में जिन्होंने काफी रोल प्ले किया एक नेशंस को बनाने के लिए। ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ द फॉलोइंग 1850 के टाइम पे जो कंजर्वेटिस्ट चल रहा था इंडिया के अंदर, सॉरी यूरोप के अंदर, revolution at this time meant a commitment to oppose monarchical form and the fight for liberty and freedom। तो लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करते थे, जिसमें यूसिफ मैजिनी को याद करेंगे। यूसिफ मैजिनी बोर्न इन जिनोवा 1807, 1807 में जन्म होता है लीडर का, जिसका नाम है यूसिफ मैजिनी इन जिनोवा। ही बिकम ए मेंबर ऑफ द सेक्रेट सोसाइटी ऑफ ए कार्बोनरी 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 एक सोसाइटी थी, कार्बोनरी के अंदर एक सोसाइटी थी, उसका एक सेक्रेट, जो अगर ये बात करें तो मेंबर बन जाता है कौन? यूसिफ मैजिनी को मेंबर बना दिया जाता है कार्बोनरी के अंदर। He was sent into the exile in 1831 for attempting a revolution in the Liguria। Mazzini believed that God had intended nations to be the natural units of the mankind। तो ये किसने कहा? मैजिनी क्या बिलीव करते थे? मैजिनी बिलीव करते थे कि नेशंस टू बी द न्यूट्रल सॉरी नेचुरल यूनिट्स ऑफ द मैनकाइंड। सेक्रेट सोसाइटी वॉज सेटअप जर्मनी, जो सेक्रेट सोसाइटी थी जिसका मेंबर कौन बना था? यूसिफ मैजिनी। ये जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड और पोलैंड में एस्टेब्लिश की गई। मैटरनिक, फिर एक रूल आता है मैटरनिक। मैटरनिक डिस्क्राइब्स हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। क्या कहता है? मैटरनिक डिस्क्राइब्स हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। क्लियर है? यस। नेक्स्ट है ए न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815। न्यू कंजर्वेशन आता है, और कंजर्वेटिस्ट क्या होते हैं मैंने बताया, आफ्टर नेपोलियन। नेपोलियन 1815 के बाद चला जाता है, 1804 में ये आया था, 1815 में कंजर्वेटिज्म आ जाता है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप। नेक्स्ट है ए न्यू कंजर्वेशन स्टार्ट और यस, ओके, 1815 representative of the European powers Britain, Russia, Prussia, Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe। The Bourbon dynasty, which had been deposed during the France Revolution, was restored and powered। Next point पढ़ेंगे आप। German confederations of 39 states that has been set up by Napoleon was left untouched। तो जो जर्मन कन्फेडरेशन बनाई गई थी, 39 स्टेट्स थे, जिसके अंदर कितने स्टेट्स थे? 39। दैट हैज बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड, रह गई थी। autocratic did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities। The questions the legitimacy of autocratic governments। ओके, इनमें तो यूनियन कंजर्वेटिव से कैसे रूल करना है, किस एरिया को रूलर बनाना है, कौन से एरिया पे हम रूल करेंगे, जो पहले से ऑटोनोमस बाउंड्रीज थी। द वियना कांग्रेस, तो वियना के अंदर एक कांग्रेस होती है, ग्रुप इकट्ठा होता है, टुक द प्लेस फ्रॉम सितंबर 1814 के अंदर। 1814 में क्या है, नेपोलियन जा चुका होता है जून टू जून 15 had as aimed to the settlement of the border of Europe। यूरोप के बॉर्डर बनाने की बात कर रहे हैं, कौन सा कहां से क्या बॉर्डर होगा। Civilized order to continent deeply shocked by the Napoleonic wars। The Congress was hosted by Austrian Chancellor Duke Metternich। एक ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे ड्यूक मैटरनिक।
और ड्यूक मेटरनिक के द्वारा एक कांग्रेस पहुंच की गई थी। चलो भाई, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की बाउंड्री डिसाइड कर लेते हैं कहाँ है। नेपोलियन तो गया, नेपोलियन तो गयो, ठीक है। अब बाउंड्री हम बनाएंगे, कौन सा कंट्री कहाँ पर कैसा होगा। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है 1830 में, 1840 में। यूरोप के अंदर रिवॉल्यूशन आ जाता है, पब्लिक विद्रोह करने लग जाती है। कंजर्वेटिविज्म, लिबरलिज्म, नेशनलिज्म आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, व्हेन द फ्रांस स्नीज, ये किसने कहा, ये किसके वर्ड थे। व्हेन द फ्रांस स्नीज, मेटरनिक वंस रिमार्क्ड, द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेज कोल्ड। अगर फ्रांस छींक भी लगाता है तो पूरे यूरोप की, अगर हम बात करें तो पूरे यूरोप कोल्ड में, अब होता है ना एक वायरल वो होती है, अगर जैसे आप छींक मारते हो, कहते हैं ना जुकाम होता है तो सबको वायरल तरीके से फैल जाता है। तो इन्होंने कहा कि जैसा जो जो फ्रांस कर रहा है वो सारा मैटरनिक ने कहा। किसके वर्ड थे ये, मैटरनिक। मैटरनिक ने, क्वेश्चंस बनेगा किसने कहा कि फ्रांस नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस द कोल्ड, ये मैटरनिक ने कहा, ठीक है। An event that mobilized nationalism feeling among the educated elites across Europe was the Greek War, independence, Greek living, yes. The Treaty of Constantinople of 1850 recognized the Greece as an, yes, एक मेन लाइन है जिसको नोट करेंगे। The Treaty of Constantine, the Treaty of Constantine 1832, कॉन्स्टेंटिनोपल की जो ट्रीटी होती है, संधि होती है, वो संधि की जाती है ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने के लिए। ग्रीस को एक नया नेशन बनाने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। और कॉन्स्टेंटिनोपल की जो ट्रीटी होती है वो 1832 में होती है। वो जो रिवोल्यूशनरी टाइम पीरियड चल रहा था 30 से 48 तक, ठीक है। ये देखो, इंडिया में 1947 में इंडिपेंडेंस मिलेगी, ये देखो 2 साल पहले। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, अब भाई किसी नेशन को बनाने के लिए रोमांटिसिज्म भी आना जरूरी होता है। और वो रोमांटिसिज्म आने के लिए उसने क्या किया। अब आप देखो, भोले के भगत होते हैं हम। अब भोले के भगत यूथ को बनाने का पीछे रीजन क्या है, डीजे। डीजे पे ऐसे ऐसे सॉन्ग्स बनाए जाते हैं, भक्ति भाव जाग जाता है। अगर वो पुराने श्लोक लगा के बोला जाए तो कोई नहीं करेगा, इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा। तो ऐसे ही यूरोप में लोगों में यूथ बढ़ने के लिए जितने आर्टिस्ट थे, वो रोमांटिसिज्म आ गया, सॉन्ग्स बनाए गए, कहानियां बनाई गई। यहाँ पर एक इमेजिनेशन, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशन फीलिंग, नेशन फीलिंग जगाने के लिए कुछ सॉन्ग्स बनाए। तो आज भी देख सकते हैं आप, जब 15 अगस्त, 16 जनवरी, सॉरी 26 जनवरी और 15 अगस्त का जब टाइम होता है, तो उस टाइम पे देखो लोगों के अंदर पेट्रियोटिक सॉन्ग आ जाते हैं, जज्बा आ जाता है, फीलिंग आ जाती है। तो ये फीलिंग बनाने का काम जो करता है वो नेशनल फीलिंग वहां पे भी की गई यूरोप के अंदर, ठीक है। ओके। लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग नेशन, यस भाई, लैंग्वेज रोल बड़ा प्ले करती है। अब एक पॉइंट नोट याद रखना, कैरोल कुर्स्पिंस्की, कैरोल कुर्पिंस्की सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरा। इसने एक ओपेरा गाया, उस ओपेरा में आप जानते हैं कि वो करके कुछ ऐसा करके ना, तो इन्होंने ओपेरा गाया। ओपेरा गाने में कौन थे, कैरोल कुर्पिंस्की। तो उस ओपेरा के थ्रू नेशनल फीलिंग बताई। टर्निंग फोक डांस लाइक द पोलोनेज एंड मजोर्का इनटू नेशनलिस्ट सिंबल। तो जो फोक डांस थे जिसमें पोलोनेज और मजूरका, मजूरका जैसे ये वाले क्या थे सारे के सारे इंटरनेशनलिस्ट सिंबल्स, इनको नेशनलिज्म की भावना जगाने के लिए किए गए थे। लैंग्वेज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, यस जी बिल्कुल डेफिनेटली। नेक्स्ट है हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, भूखमरी आ गई, लोग बढ़ गए, खिलाफ हो गए। जो रूलिंग पार्टीज रूल कर रही थी, वही कह रहे तुमसे अच्छा तो राजा ही था, वो रूल करता था, तुम पता नहीं कौन आ रहा है, नेपोलियन आ रहा है, फिर यहाँ से कंजर्वेटिस्ट आ रहे हैं, और फिर उसके बाद जो पैसे वाले लोग आ रहे हैं, अरिस्टोक्रेसी आ रही है। तो 1831 ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, 1830 का जो टाइम था बड़ा हार्डशिप का टाइम था, फूड शॉर्टेज हो चुकी थी, ठीक है। तो बढ़ गए अभी लोग फिर granted suffrage adult males above 21 guaranteed the rights to work earlier 1848 1845 weavers in Silesia lead to a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them order to for finish textile इंडस्ट्री के अंदर
जो सिलेसिया के लोग थे उन्होंने 1845 में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ऑन जून 4 at 2 p.m. a large crowd viewers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansions for their contractors demanding their higher wages। अब 4 जून को 2 बजे लोगों ने मार्च करना शुरू कर दिया। इट्स मींस प्रोटेस्ट स्टार्टिंग हो गई थी हर तरीके से। इंडिया में कैसे हुआ था जब नेशनल मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे। 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अब यहाँ पे क्या हुआ 1848 में ए रिवॉल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास। पढ़े लिखे लोग एंटर कर गए, हम दिलवाएंगे आजादी। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ पे यूथ ने भी एंट्री की, गांधी जी के साथ साथ और दूसरे लीडर्स भी थे, यूथ भी एंटर कर गया था। Men and women of the liberal middle classes combined their demands for constitutionalism। अब ये लोग क्या करेंगे, हमारे यहाँ रूल कैसा होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, एक बुक बनाएंगे, उस बुक में रूल लिखेंगे और उस रूल के अकॉर्डिंग रूल करेंगे, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहा गया, विद नेशनल यूनिफिकेशन। लेकिन नेशनल की अपनी यूनिफिकेशन होगी, ऐसा डिमांड करने लगे, पढ़े लिखे लोग एंटर कर गए। दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए जर्मन नेशन टू बी हेडेड मोनार्की सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट। यहाँ पे विलियम जो है फोर्थ किंग ऑफ पर्सिया क्या कहने लगे, रिजेक्टेड टू इट जॉइन अदर मोनार्क टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। इलेक्टेड असेंबली की जब हम बात करने लगे कि इलेक्टेड असेंबली बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो उसके अगेंस्ट में कौन थे, विलियम जो फोर्थ थे, वो किंग ऑफ पर्सिया थे, वो इसके खिलाफ हो गए और उन्होंने अदर मोनार्की को जो ज्वाइन किया। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliamentary eroded। रिवोल्यूशनरी वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू किया। वुमेन वाज controversial with even liberal movements। Okay, yes, monarch were beginning to realize the cycle in revolution। Then the making of Germany। अब जर्मनी कैसे एक नेशन बना, कैसे एक कंट्री बना। जर्मनी can the army be the architect of the nations। Can the army be the architect of nationalism। एक नेशन के लिए आर्मी बना सकती है बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग को एक मिस्त्री बनाता है, तो कंट्री को बनाने के लिए क्या जो आर्मी है वो आर्किटेक्ट का रोल प्ले कर सकती है। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप, 1848 के बाद जब नेशनलिज्म हो गया था यूरोप में, जो मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएटेड विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय व्हिच जर्मनी एंड इटली were widespread among the middle classes। This liberal initiative to nation building was, however, repressed by the combined forces of the monarchy and the military, supported by the large जो landowners of Persia। Persia took on the leadership of the movement। अब कुछ एरिया था जिसको पर्सिया बोलते हैं, ये वाला जो एरिया, ये पर्सिया था। ठीक है, फिर जर्मन कॉन्फेडरेशन थी, ग्रे वाला, और फिर ऑस्ट्रिया था। ये थ्री पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड था, जिसको हमने बाद में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किया। और जो 1871 के अंदर जो स्पेन किंगडम, फ्रांस किंगडम, जर्मन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर काफी सुना होगा आपने, तो पर्सिया किंगडम, यूके, यूनाइटेड किंगडम्स, तो ये कंट्रीज इस तरीके से जैसे यहाँ पे रसिया 1871 के टाइम पे। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी यूनिफिकेशन कैसे हुआ, कैसे इकट्ठा किया इन सबको, ये जो टुकड़े थे इन सबको इकट्ठा करके एक नेशन कैसे बनाया, जर्मनी कैसे बनाया। इन द 18th century, 18th century जर्मनी was divided into a number of states। some of these states seized to during the Napoleonic war। कुछ स्टेट्स को सीज कर दिया गया था नेपोलियन वॉर के टाइम पे, जब नेपोलियन के साथ युद्ध चल रहा था। ठीक है, ओके। एट द एंड ऑफ द वॉर देयर वर स्टिल 39 इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन जर्मनी। जर्मनी के अंदर 39 इंडिपेंडेंट स्टेट्स कितने थे, 39 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे। पर्सिया वाज द मोस्ट पावरफुल, डोमिनेटेड बाय द बिग लैंडलॉर्ड्स नोन एज द जुंकर्स। जुंकर्स लैंड ओनर थे, कहां पर, पर्सिया। पर्सिया इसमें एक जो कंट्री था वो काफी स्ट्रॉन्ग था, और जहां के लोग क्या थे, जुंकर्स कहलाते, जो लैंडलॉर्ड्स थे। ठीक है, nationalist feeling were widespread among the middle class German who had tried to unite the different religion of the German Federation into a nation states government governed by the elected parliament। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हो, कैसे जर्मनी का एकीकरण कैसे होता है, क्या बोलते हैं, जर्मनी का एकीकरण। In 1848, a large number of political associations came into the vote to the final all German nations assembly।
Their representative met at Frankfurt. Frankfurt में इकट्ठा होते हैं भाई, कहाँ पर? फ्रैंकफर्ट में. And Frankfurt Assembly proposed the unification of Germany as a constitutional monarchy. जर्मनी में रूल होगा कैसा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी. राजा होगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा. राजा ये नहीं है कि अपनी मनमानी से इसको 100 कोड़े मारो भाई, इसको 20 कोड़े मारो भाई, इसकी ये सजा है, उसकी सजा नहीं है, वो वीआईपी बंदा है. तो कहा कि आप राजा हो, मोनार्किकल रूल है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल, सबके साथ सबका एक जैसा रूल. ओके. अंडर द किंग ऑफ पर्सिया एज एम्परर. तो अंडर द किंग ऑफ पर्सिया, जो पर्सिया किंग था उस टाइम पे उसके अंदर ये काम करने की सोची थी. द किंग ऑफ पर्सिया रिजेक्टेड द ऑफर एंड द लिबरल इनिशिएटिव ऑफ नेशन बिल्डिंग वाज रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की, द मिलिट्री एंड द जुंकर्स. तो द किंग ऑफ पर्सिया रिजेक्ट द ऑफर. ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे. तो जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए कहां पर? फ्रैंकफर्ट में लोग इकट्ठा हुए थे और रूल कैसा लेकर आ रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेकर आ रहे थे. यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अभी चल ही रहा है. पर्सिया अंडर द चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क लेड द मूवमेंट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. तो ऑटोमन बिस्मार्क कौन थे? पर्सिया के चीफ मिनिस्टर थे, ऑटोमन बिस्मार्क. तो बिस्मार्क क्या थे? चीफ मिनिस्टर थे. बिस्मार्क चीफ मिनिस्टर. वो Bismarck carried out this process with the help of Persian army and the bureaucracy. पर्शियन आर्मी की मदद लेकर और ब्यूरोक्रेसी की मदद लेकर कुछ कदम उठाया बिस्मार्क ने, जो पर्सिया का चीफ मिनिस्टर था. 3 wars of our seen year, sorry, our seen years, 7 year होगा. Okay, our 7 years with Austria, Denmark and France. मतलब उसने 3 युद्ध लड़े, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस. ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस. एंडेड इन पर्सियन विक्ट्री, दे कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन. तो इसने, तो जर्मनी के लिए लड़ाई लड़ी, 3 युद्ध हुए 7 वर्षों के अंदर. 3 वॉर. और 3 वॉर कौन कौन से थे? वो थे ऑस्ट्रिया के साथ था, डेनमार्क के साथ था और फ्रांस के साथ था. कैसे याद रखते हैं? डीएफ या फेड, ऐसे याद कर लेंगे, कैसे भी होना लेना कुछ. डीएफ, डीएफ ए, डीएफ. ठीक है. तो ये 3 कंट्री थे, डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया. इनसे लड़ने के बाद यूनिफिकेशन की शुरुआत हो गई जर्मनी. ठीक है. ओके. फिर आता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली. इटली यूनिफिकेशन जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इटालियन वर स्कैटर्ड ओवर द सेवरल डायनेस्टी स्टेट वेल एज मल्टी नेशंस. हब्सबर्ग एम्पायर, एक इटली के अंदर एक एम्पायर होता था, एक राजा राज चलता था, एक जो रूलर थे, जो हब्सबर्ग एम्पायर होता था. इटली वाज डिवाइडेड 7 स्टेट्स में. इटली टूटा हुआ था, 7 टुकड़ों में इटली बना हुआ था, अलग अलग रूल कर रहे थे लोग. इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म, स्टिल हैड मैनी रीजंस एंड लोकल वेरिएशंस. यूसिफ मैजनी किसे जाना जाता है इटली यूनिफिकेशन के लिए? यूसिफ मैजनी हैड sought to put together a coherent program for the unitary Italy Republic. He formed a secret society called Young Italy. तो Young Italy in Marseilles to जो spread his goals. तो यूसिफ मैजनी ने एक यंग इटली बनाया और उसके थ्रू अपना जो मोटिव था नेशंस बनाने का, यूनिफिकेशन करने का, इटली को एक देश बनाने का, तो वो प्रचार किया उसके साथ. The figure of revolutionary uprising both 1831 to 1848 means the mental now for the Sardinia, Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war under Chief Minister, जो चीफ मिनिस्टर थे वहां के कैवर, और जो सर्दिनिया पिडमाउंट के अंदर जो सर्दिनिया पिडमाउंट के जो रूलर थे विक्टर, क्या नाम था? किंग विक्टर Emmanuel II or Cavour. Sardinia Piedmont succeeded in destroying the Austrian force in 1859. Garibaldi joined the fray. In 1860, they marched into South Italy and the Kingdom of the Two Sicilies, and with the help of the local peasants, drawn out the Spanish ruler. In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed as the King of Italy. तो 1860 में जर्नी थी
यहाँ विक्टर एम्बुल सेकंड और कैमोर जो चीफ मिनिस्टर दोनों ने मिलके इंडी जो और गैरिबल्डी ने जब उस पूरे के पूरे मूवमेंट को संभाला 1860 के अंदर 1860 में, तो 1861 में आके विक्टर एम्बुल जो सेकंड को है क्या बना दिया गया, वो किंग बना दिया गया, यूनिफाइड इटली का राजा बना दिया गया। समझ गया आगे? ठीक है। तो ये अलग अलग टुकड़ों में अलग स्टेट्स थे, इन सबको इकट्ठा करके एक बना दिया। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन ने भी सोचा मैं अपने आप को इकट्ठा कर लूं, लेकिन ब्रिटेन इकट्ठा होने का तरीका अलग था। उन्होंने तो क्या किया, किसी पे युद्ध किया, किसी पे अटैक किया, किसी को एक्वायर कर लिया, किसी ने रूलर ने चल के अपनी आर्मी चला दी, उस आर्मी से इकट्ठा कर लिया। लेकिन यूके ऐसे इकट्ठा नहीं हुआ, वो एक ग्रुप में, वैसे इसको यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। किंगडम यूनाइटेड है, इकट्ठा है, किंगडम है, काफी सारे किंगडम को मिला के, काफी सारे राजाओं को मिला के ग्रुप है, ना कि एक देश है। समझ गए? ओके। तो उसने भी, अब होता है ना, जैसे यहाँ पे वो हो रहा है तो उसको फॉलो करते हैं, भाई हम भी ऐसा कर लेते हैं, तो उसको भी लगा कि हम भी कर लेते हैं अपने आप को इकट्ठा, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया। The model of the nationalism, nation or the nation states, some scholars have argued the Great Britannia. It was the result of a long drawn out process. There was no British nations prior to the 18th century. United Kingdom of Great Britain means in effect that England was able to impose its influence on Scotland. स्कॉटलैंड पर अब यूके ने भी सोचा, इंग्लैंड ने भी सोचा, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मैं भी इकट्ठा कर लेता हूँ इनको, और क्या करूं, जब सबने अपना देश बना लिया मैं भी बना लेता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कर पाया, इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड पे वो इम्पोज नहीं करता, वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, उसने उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर दिया। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज henceforth dominated by its England members. Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdoms in 1801. तो यहाँ पर जो है आयरलैंड को भी ग्रुप बना दिया गया। ब्रिटिश फ्लैग, द नेशनल एंथम, द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली promoted and the older nations survived only subordinates partners on this union। ये कुछ ग्रुप थे, इधर स्कॉटलैंड को मिला लिया गया, इधर आयरलैंड को मिला लिया गया, इधर ये वैलीज थी, वैलीज और इधर इंग्लैंड था, इनको मिला के क्या बोला गया, यूनाइटेड किंगडम्स बोला, ग्रेट ब्रिटेन बोला गया इसको। ठीक है। अवर विजुअलाइजेशन ऑफ नेशंस, नेशन का विजुअलाइजेशन आया कैसे, जैसे भारत माता क्यों बोलते हैं, भारत माता कहाँ से निकल कर आया, यहाँ से विजुअलाइज हुआ, यहाँ से इंस्पायर हुआ। तो यहाँ पर एक मारियाना, स्टेचू ऑफ मारियाना और स्टेचू ऑफ जर्मानिया, ये दो लेडीज थी, मसाल लेकर खड़ी थी, यूरोप को आजादी दिलाने के पीछे लगी हुई थी। और इट वाज द जो एनफ टू रिप्रेजेंट ए रूलर थ्रू ए पोर्ट्रेट और ए स्टैचू, in other words they represent the countries as it were a person, nations were then portrayed as a female figure. The female figure become the allegory of the nation, allegory of the nation। तो allegory of nations क्या थी, जिसके अंदर एक पिक्चर्स बनाई, जिसमें एक नेशंस की पावर नजर आती है, तो एल्गोरी ऑफ किसी पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करना। Mariana and Germania were the both females allegory used by artists in the 19th century represent the nation। नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो महिलाएं बनाई गई, और एक इंडिया ने अपने आप को रिप्रेजेंट बनाने के लिए भारत माता बनाई। क्या भारत माता, तो मारियाना और जर्मानिया, ये जर्मन के अंदर थे, जर्मन वालों ने जर्मानिया को बना के अपना देश बनाया, और फ्रांस वालों ने मारियाना को बना के अपना देश बनाया, और इंडिया वालों ने भारत माता बनाई, और वो 1947 में हुई। ठीक है। तो यहीं से इंस्पायर हो गया। नेक्स्ट नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, इंपेरियलिज्म होता है क्या भाई, लोगों ने जब इन्होंने अपना अपना देश बनाया ना, इसने देश बना लिया, इसने भी देश बना लिया, इसने भी देश बना लिया, तो इनको लगा यार मैं बेस्ट रूलर हूँ। एक जर्मनी देश बन गया, इधर ब्रिटेन बन गया, उधर जो है पर्सिया बन गया, तो ये अलग अलग देश जो बन गई, कहने लगे मैं बेस्ट रूलर हूँ, ऐसा करता हूँ, मैं सब पे रूल कर देता हूँ। इंपेरियलिज्म, तो अपने एरिया को राजा बनने की ललक इंपीरियलिज्म कहलाती है, सभी देशों को अपने अंदर इकट्ठा करना, एक्वायर करने की ललक, जैसे अभी रसिया जो यूक्रेन पे हमला करके अपने कवर करने की सोच रहा है, तो ऐसे ही यूरोपियन कंट्री में जो नेशन बन रहे थे ना, नए नए देश बन रहे थे, तो कहने लगे मैं बेस्ट रूलर हूँ, मेरा रूल होना चाहिए हर जगह, मैं रूलर बनूंगा। तो इसलिए तो इसको बोला गया इंपेरियलिज्म। By the quarter of the 19th century, nationalism no longer retain its idealistic liberal. The most serious source of the nationalist tension in Europe after 1871, 1871 के बाद एक टेंशन बनती है यूरोपियन कंट्री के अंदर, कॉल्ड दी बाल्कन्स, बाल्कन एरिया बनता है यूरोप के अंदर, बाल्कन स्टेट्स 1871 के बाद। The Balkan was a region of geographical and ethnic variation. One by one, its European subject nationalists
broken away from its control and declared independence। तो बाल्कन स्टेट्स के जो एरिया कौन कौन से थे, यहाँ देखो, रोमानिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, कोसोवा, मोंटेनिग्रो, हर्जेगोविना, बोस्निया, अल्बानिया, ग्रीस और इधर ये तुर्की। तो ये बाल्कन स्टेट्स थे, ये मोल्डोवा। तो ये स्टेट्स अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे थे, एक दूसरे को इंडिपेंडेंट करके बाल्कन एरिया बिकम एन एरा ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। द बाल्कन स्टेट्स वर jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of each other. Imperialism caused of World War First, but the idea that societies should be organized into nation states came to be accepted as natural and universal। तो ये वो बाल्कन एरिया था जिसने पूरे वर्ल्ड को युद्ध में झोंक दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसी की वजह से हुआ। इसके पीछे रीजन क्या था? यूरोप में सभी देश अपने आप को देश बना रहे थे और उनको देश की बनाने की ललक ऐसी लगी, रूलर ऐसे बने कि मैं रूलर अच्छा हूँ, मैं रूल ज्यादा करूंगा, मैं ज्यादा एरिया में करूंगा, ये मेरे अंडर आना चाहिए। तो उस झगड़े को देखते देखते वो झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपने हिस्ट्री के यहाँ से कवर किए। आई होप आपको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड हुए होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको बेसिकली स्टोरीज टाइप्स में जब पेपर्स में क्वेश्चंस घुमा फिरा के आते हैं, स्टेटमेंट के तौर पे आते हैं, तो स्टेटमेंट्स कवर यहाँ से होंगी, वैसे वो स्टेटमेंट्स कवर होने वाली नहीं थी, क्योंकि आप वैसे एक नॉर्मल बुक पढ़ते हो तो एमसीक्यू पढ़ते हो सिर्फ, एक पिक्चर्स एक स्टोरीज नहीं पढ़ते हो। अगर एक स्टोरीज बन गई आपके पास तो एक पूरा इतिहास बन गया। यही नेशनलिज्म जब इंडिया में पढ़ेंगे तो स्टोरी बैक नजर आती आएगी आपको, मेरा नेशंस, मेरा फ्लैग, मेरा कॉस्ट्यूम्स, तो ये कहाँ से आया, वहीं से हमने कॉपी कैट किया एक प्रकार से देखा जाए तो। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ओके, वेलकम, थैंक यू।